हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। सब्जेक्ट विज्ञान, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि विषय जो है विज्ञान है और सेट 4 है। इसमें हम बात करेंगे कि इस सेट में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। यदि इससे पहले की सेट आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सेट इससे पहले सेट 1, सेट 2 और सेट 3 बता दिया गया है। यहाँ हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम एक ऐसे दर्पण खींचते हैं और यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया, इसके बीच में 90 डिग्री होता है, तो इसके बीच में एक अभिलंब होता है जो दो बराबर भाग में बांट देता है। यानी 90 डिग्री का अगर यदि आधा आधा करें तो 45 डिग्री करके होता है। 45 डिग्री करके दो कोण बनेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया परावर्तन कोण, तो इधर वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि ये एक दर्पण है, यहाँ पे पी ध्रुव है, इसके इधर सी है, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दोनों के बीच के मिलाने वाली रेखा का ही नाम है मुख्य अक्ष, इसलिए इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, यदि ऐप का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। जैसे कि आप इससे पहले जान चुके हैं कि किसी भी दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होता है का मान निकालने बोला है, तो यहाँ फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लोग आर इक्वल टू एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि आर इक्वल 2f होता है। तो 2 इंटू एफ का मान 16 दिया, तो इस प्रकार 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 का वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 इस प्रकार है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु वहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4, यहाँ देख सकते हैं 4 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो वहाँ देखें कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते थे। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे कि पानी में कोई भी लकड़ी या तो रड या तो कोई भी अगर ऐसा सामान डालने से वो थोड़ा सा बैंड टेढ़ा दिखाई देता है, तो वो सारे जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा वो प्रकाशीय केंद्र यहाँ से विचलित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए हम लोग कहते हैं ये प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो वह पुतली करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। तो यहाँ निकट बिंदु पूछा है, कभी दूर बिंदु पूछ सकता है। तो सेट 4 में दूर बिंदु पूछा था। हम सेट 3 में सेट 3 में 3 जो पूछा था इससे पहले वाले सेट में आप देख सकते हैं बढ़िया से सेट 3 में, तो वहाँ पे दूर बिंदु पूछा था। यहाँ हम लोग बात करेंगे सेट 4 की। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन वही थोड़ा सा घुमा दिया है कि ये निकट बिंदु कितना होगा। तो निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य दृष्टि का। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह से होता है उसको हम लोग देखेंगे कि 11 में ये जो होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, क्योंकि मानव नेत्र एक प्रकार का उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, तो जिसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन बात करें कि ज़्यादा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण। तो 12 नंबर का जो हो जाएगा क्या कारण होता है, यहाँ हम लोग देखेंगे समंजन क्षमता घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 13 की बात करें कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। चारों रिएक्शन को बढ़िया से आप देखेंगे
तो वहाँ आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में जो सी एक ऑप्शन है जिसमें क्या है संतुलित दिखाया गया है, क्योंकि दोनों ओर के अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर की जितने भी एलिमेंट है तत्व है सभी क्या है बराबर है। जैसे आप देख सकते हैं ये सभी क्या है आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी जितना Fe है वो राइट साइड में भी उतना Fe है, लेफ्ट साइड में जितना हाइड्रोजन है दाहिने साइड में उतना ही। जैसे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है। उसके बाद से यहाँ 4 ऑक्सीजन आप देखेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये क्या हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 15, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का कम होना। तो 15 नंबर में एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें इस तरह का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कि यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में क्या है हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो और यहाँ पे क्या कर रहा है ये उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में ही ऐसा देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 16, तो 16 नंबर के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम अभिकारक बोलते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है। तो 17 का ए नंबर बराबर होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है तो आप इसको समझ सकते हैं। 17 का ए नंबर जो है वह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का हम बात करें तो देखेंगे कि CH4+2O2 और CO2+H2O+ ऊर्जा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊर्जा है निकल रहा लास्ट में दिया गया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। 18 का ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखेंगे तो 19 में क्या A+ अम्ल और गिब्स लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो क्या उसमें मिलाने पर तो कार्बोनेट मिला देने से तो ए की जगह पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। तो वो हो जाएगा NOH, लाल नहीं होगा क्योंकि क्षारीय स्वभाव का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 21 नंबर, तो 21 नंबर में क्या है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो क्रिस्टलीकरण जल मौजूद किस में है तो CuSO4 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन 22 में क्या है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है उस तरह से नहीं दिखाया गया है कि सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है कि यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो ये जो है Na2CO होना चाहिए और यही जो ये अगर रहता तो ये सही होता। यहाँ पे मिस्टेक मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो ये जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट ही क्या करता है अस्थायी कठोरता का दूर करता है, इसलिए 22 का ये सही होना चाहिए Na2CO3। यहाँ Na इस तरह से Na2CO3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि H+ आयन उपस्थित रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में हम बात करेंगे कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है। तो हम जानते हैं कि जिसका pH मान अधिक होता है यानी 7 से अधिक होता है तो वो क्षार हो। तो यहाँ हम लोग देखें 7 से अधिक एक pH मान दिया गया है, वो क्या दिया है कि 14। तो ये 14 किसका हो जाएगा डी का। तो ऑप्शन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, तो वहाँ देखेंगे कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है। तो इससे पहले कि इस प्रकार का एक सेट में हम देख चुके हैं और इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बात करें 26 नंबर, तो 26 नंबर की बात करें तो वहाँ हम देखेंगे भोजन एवं इन पदार्थों के को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जे प्रक्रम उत्तरदायी, तो वो होता है संवहन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थ संश्लेषण में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट 27 का सी नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बात करें मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है उसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है कि दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम परजीवी या विषमपोषी कह सकते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 29 नंबर, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो वसा के पाचन के लाइपेज नामक एंजाइम जो है वो उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 30 नंबर, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना क्या होता है। ये क्या कहाँ होता है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना
कहाँ होता है, तो 30 का जो हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है, 30 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें 31 नंबर, तो 31 नंबर क्या है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो भोजन का जो संवहन होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे फ्लोएम जो है ये भोजन का संवहन करता है। यदि पूछता है खनिज और जल का तो वो होता है जाइलम, लेकिन पूछा गया भोजन के बारे में, इसलिए फ्लोएम ऊतक जो है वो उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 32 नंबर, तो 32 नंबर में क्या देखिए किसी जीव का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, तो वो प्रक्रिया होता है जनन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 क्या हो जाएगा, 33 में एक फिगर दिया गया कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, पढ़ चुके, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि इसमें जो कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है, क्योंकि देखिए पत्तों में छोटे छोटे पौधे जो है निकल के आ रहे हैं और जो इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी नंबर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करें कि बीज से भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में उद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो 34 का जो है अंकुरन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 35 नंबर, तो 35 में हम देखेंगे गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है, तो डिम्ब वाहिनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 36 की जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे हम 36 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। तो यहाँ 36 का जो है 36 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन बात करें कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं, तो 37 में हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है कि चारों ऑप्शन को अगर गौर से देखेंगे तो क्योंकि ये अन्य ऊर्जा स्रोत से ये कुछ थोड़ा महंगा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स हम मानते हैं कि आप बहुत तेज हो, ब्रिलियंट हो, लेकिन आप ऐसा बात नहीं कि आप इस वीडियो के एक बार देखिए रिवाज के तौर पर, ऐसा करने से आपको क्या होगा कि एक बार मतलब रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप इस देख सकते हैं पूरा वीडियो के अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। आप अपने दोस्तों या दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने से वो उसे भी थोड़ा सा मदद होगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 में हम देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं, तो 38 में देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, तो नाभिकीय अपशिष्ट का भंडार में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें 39 के निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है, तो कौन सा उपयोग करने के लिए, यदि 4 ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे लकड़ी, कोयला, सीएनजी, एलपीजी। एलपीजी भी ठीक है लेकिन उससे बेहतर सीएनजी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें 40 नंबर, 40 निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, तापीय। ये तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये सेट 4 कंप्लीट हो गया है। हम सेट 5 लेकर आएंगे, तब तो इससे पहले कि हम सेट 1, सेट 2, सेट 3 क्लास 10 ये साइंस का बता चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।